हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक से होंगे। आज जो टॉपिक्स है इंटरनेशनल रिलेशन का यूनिट 3 मैनेजमेंट ऑफ पावर्स। अगर उसके फर्स्ट सब यूनिट की बात करें तो उसमें हमने बात करनी है किसके बारे में, पावर्स की बात करनी है। उसका मीनिंग्स क्या है, टेक्निकल क्या है, रेलिवेंस क्या है, और उसके बाद जनरल एवोल्यूशन कंसेप्ट पावर व क्यों की बात करें। वन बाई वन हम आज सब यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। सेकंड सब यूनिट जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी है, और उसके बाद थर्ड सब यूनिट की बात करें डिसआर्ममेंट ऑफ आर्म कंट्रोल की बात हो रही है, और फोर्थ की बात करें तो कोल्ड वॉर फेसेस की बात हो रही है। तो वन बाई वन हम आज इसको अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अगर देखा जाए तो पावर जो है वो पावर ऑफ बैलेंस क्या चीज़ है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पावर इज लाइक अ heartbeat of international relations. Every states want to survive, secures its interest, and prevent others dominates. Balance of powers is the technical through which state ensures no single powers becomes super boss. तो हम इसकी बात करें तो पावर का मतलब ये होता है कि आप ये देख सकते हैं कि पावर एक जो होती है हार्ट बीट होती है किसकी, इंटरनेशनल रिलेशन की। और हर स्टेट ये सर्वाइव करती है कि सिक्योर इंटरेस्ट के लिए, और उसको करती है डोमिनेट करने के लिए। बैलेंस ऑफ पावर की बात करें तो वो टेक्निकल होता है जो क्या करे, सिंगल पावर बिकम जो है सुपर पावर ग्लोबल की बात हो रही है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें आप एग्जाम्पल में ये कह सकते हैं कि सोचो अगर एक मोहल्ले में एक आदमी सब पर हुकूमत करे और सब उसके डर से चले, तो बाकी लोग क्या करेंगे, मिलके उसके खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाएंगे ताकि उससे डोमिनेशन कम हो जाए, या एक बैलेंस ऑफ पावर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि अगर एक मोहल्ले में एक आदमी रह रहा है जो हुकूमत कर रहा है, सब उसके डर से चलेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे, मिल के क्या करेंगे, एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसका डोमिनेशन कम करने की कोशिश करेंगे। और इसी को जो है उसका डोमिनेशन कम करने को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पावर। मीन्स कि पावर को कैसे बैलेंस करना चाहिए, कि पावर को कैसे ठीक किया जाए। ठीक है, अगर हम मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पावर की बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो उसमें ये क्या, बैलेंस ऑफ पावर जो एक कंडीशन है वेयर पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मल्टीपल स्टेट्स अलायंस इन सच एज वे दैट नो बिकम्स पावरफुल इनफ इम्पोज विद अदर्स। इसमें ये कहा गया है बैलेंस ऑफ पावर एक ऐसी कंडीशन होती है वो ये डिस्ट्रीब्यूट करती है पावर को डिफरेंट स्टेट के साथ, अलायंस के साथ, कि कोई भी जो है ज़्यादा पावरफुल ना होए और जिससे स्टेट क्या हो जाए, गलत इम्पोज वगैरह करे, कुछ मतलब ऐसा काम ना हो कर पाए। तो इसका ये है पावर ऑफ बैलेंस का होता है कि कैसे आप एक चीज़ को कैसे स्ट्रेटेजी के हिसाब से ठीक करते हैं। अगर हम बात करें पावर ऑफ बैलेंस को दो एक्सेप्ट में मतलब टाइप मतलब बांटा गया है, तो उसमें बात कर सकते हैं टू टाइप्स भी बोल सकते हैं, टू एक्सेप्ट्स भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ पावर को नेचुरल इक्विलिब्रियम क्रिएटेड बाय कंपटीशन अमंग स्टेट्स। इसमें बैलेंस ऑफ पॉलिसी एक सिस्टम कहा गया है और एक पॉलिसी कहा गया है। तो इसमें ये किसकी बात हो रही थी, एफर्ट की बात हो रही है, स्टेट जो बैलेंस ऑफ राइजिंग पावर की बात हो रही है। तो एग्जांपल की बात, एक बात ये कह सकते हैं कि एक क्रिकेट मैच चल रहा है तो उसमें एक प्लेयर है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खेल रहा है, तो दूसरी टीम क्या करेगी, वो ये करेगी उसके लिए स्पेशल फीड करेगी, बॉलिंग चेंजिंग करेगी, कैसे उसको आउट करना स्ट्रेटेजी बनाएगी। यही इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझ आ गया होगा कि बैलेंस ऑफ पावर क्या चीज़ होती है। तो अगर हम बात करें टेक्निकल ऑफ पावर की बात करें तो सबसे पहले जो है किसके, अलायंस काउंटर अलायंस की बात हो रही है। इसमें आप ये कह सकते हैं कंट्री फॉर्म अलायंस टू फोकस राइजिंग पावर्स। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो आप ये कह सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान दोस्ती के खिलाफ, और चाइना की दोस्ती, मतलब ये कह सकते हैं दोस्त का दोस्त, दुश्मन का जो दोस्त होता है वो कौन सा होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो आप ये कह सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है। तो उसमें आप देखें चाइना भी क्या है, इंडिया का दुश्मन और पाकिस्तान का दोस्त है। तो अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका किसका दोस्त है, इंडिया का दोस्त है, और पाकिस्तान का क्या है, दुश्मन। तो यही इसको कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर अलायंस जो कैसे करते हैं। उसके बाद करते हैं आर्मीट्स की बात करें तो इसमें आर्म रेस की होती है, इसमें इंक्रीज मिलिट्री पावर्स टू मेंटेन डिटेंस की बात हो रही है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर पावर का कंपटीशन कर रहे हैं। अगर उसके बाद हम करें टेरिटरी की बात करें जिसमें एडजस्टमेंट टेरिटरी टू मेंटेन बैलेंस की बात हो रही है, जैसे आप कह सकते हैं और 1971 में जो थी क्या होती, बांग्लादेश क्रिएशन हुई थी। अगर हमें बात करें डिवाइड एंड रूल्स की बात करें, इसमें इनकरेज करता था डेफिनेट डिवीजन विद राइजिंग पावर्स टू वीकन इट्स। इसमें ब्रिटिश लाइक का हिंदू मुस्लिम का पॉलिसी करंट डिवाइड्स एंड रूल की पॉलिसी की बात है। इसमें इन्विटेशन की बात करें तो इसमें ये कहा गया था कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो होती थी कॉन्फ्लिक्ट का प्रिवेंट डोमिनेंस की बात करें, जिसमें यूएसए इंटरवेंस कर रहा था किसमें, मिडिल ईस्ट के ऊपर। ठीक है, अगर हम बात करें
कंसेप्ट ऑफ पावर वैक्यूम की बात करें तो इसमें ये कहा गया था, आप ये देख सकते हैं, व्हेन आर डोमिनेट पावर्स withdrawal from a regions it creates power vacuums leading instability as others rush to fill the gap। तो अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें ये कहा गया था यूएसएसआर का कोलैप्स के बाद सेंटर अमेरिका में वैक्यूम बनना और यूएसए रशिया चाइना और वहाँ का इन्फ्लुएंस जमा का शुरू किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये कह सकते हैं यूएसएसए का जब कोलैप्स हुआ था किसके बाद 1991 में कोल्ड वार के बाद, तो उसके बाद देखें यूएसए का चाइना से कैसे मतलब उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया था। तो अगर आप एग्जांपल की बात कर सकते हो, आप एग्जांपल आप इंग्लिश में देख सकते हैं। इसमें ये कहा गया था कि एक मोहल्ला सोची जहाँ एक बड़ा दादा सब पर वही है, सब लोग उससे डरते हैं और उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। अब अगर अचानक से वो दादा मर गया तो जेल जाएगा या तो क्या होगा, तो मोहल्ले में एक खाली स्पेस बनेगी, जैसे हम पावर वैक्यूम इसे बोलते हैं। फिर छोटे छोटे गुंडे नए पार्टीज नए ग्रुप्स को खाली पावर्स पोजीशन कैप्चर करने के लिए लड़ने लगेंगे। तो इसमें ये कहा गया था एक ताकतवर इंसान के किसी के चले जाने से तो वो दोबारा के जब वो चला जाएगा तो फिर उसके बाद जो दूसरे लोग होंगे जो छोटी पार्टीज के होंगे वो क्या करेंगे, उसको राइज अप करेंगे, उसके ऊपर बुल्ड करेंगे। तो इसी को क्या कहते हैं कि मतलब एक पावर वैक्यूम की बात करती है। अगर हम बात करें कश्मीर आफ्टर महाराजा हरि सिंह के एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें ये कहा गया था व्हेन महाराजा हरि सिंह hesitate to decide on Kashmir accession in 1947, a power vacuum was created. Neither India, Pakistan nor local leadership has clear control, leading to tribal invasion. Pakistan invited India militancy invitation। ये क्लासिकल एग्जाम्पल है जिसमें रीजियल वैक्यूम की बात है, जहाँ एक पावरफुल अथॉरिटी की बात करें। अगर हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं 1984 में इंदिरा गांधी ने एक्सेशन हुई थी, एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था। कांग्रेस पार्टी ने कंफ्यूज थी, लीडरशिप मिसिंग थी और वैक्यूम को फिल करने के लिए एक इमोशनल वेव से राजीव गांधी को पीएम बनाया गया था। ये एक पॉलिटिकल वैक्यूम का एग्जाम्पल है। अगर हम वन लाइनर्स की बात करें तो उसमें ये कहा गया था जब कुर्सी खाली हो तब उस पर बैठने के लिए लाइन सबसे लंबी लगती है, ये ही होता है पावर वैक्यूम। ठीक, अगर हम थिंकर्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले जो है हैंस मैग्नेथो की बात हो रही है, जो इनकी बुक्स है पॉलिटिक्स अमंग नेशन। इसमें जो क्लासिकल रियलिज्म की बात की थी, जिसमें बीओपी जो है बैलेंस ऑफ पावर इज नेचुरल लॉ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स टू प्रिवेंट हेजमनी। उसमें कैंट्सवेल्थ की बात करें थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात हो रही थी। इसमें न्यू रेशनलिज्म, जिसमें क्या रियलिज्म की बात, इसमें स्ट्रक्चर रियलिज्म्स, उसके बैलेंस ऑफ पावर्स एमरजेंस ड्यू टू अनार्ची इंटरनेशनल सिस्टम्स। उसके बाद हेनरी किस्की की बात करें तो इसमें डिप्लोमेसी की बात की थी, जिसमें बीओपी जो था नेसेसरी फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, जिसमें डिप्लोमेसी मैनेजमेंट पावर रिलेशन की बात करें। उसके बाद हम बात करें मर्टन कापलिन की बात करें, इसमें सिस्टम प्रोसेस की बात हो रही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। इसमें इंट्रोड्यूस किया था पावर बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम्स, इसमें अदर सिस्टम लाइक बाइपोलिटी और मल्टीपोलिटी की बात हुई थी। इसमें अगर हम बात करूँ इनसिलेकेट की बात करें, इसमें सबसे पहले उन्होंने बात की पावर एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें क्रिटिक किया था बीओपी को और कहा गया था कि एक्नॉलेजी प्रैक्टिस एंड रेलिवेंस की बात हुई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट था वो स्टीफन वर्ल्ड से, इसमें का जो उनकी बुक्स थी तो कौन सी थी, ओरिजिन ऑफ अलायंस। इसमें उन्होंने बैलेंस ऑफ थ्रेड्स को, थ्योरीज को, स्टेट बैलेंस को, रिसीव्ड नॉट जस्ट पावर्स। उसके बाद प्योर हैंडी की बात करें, राइज एंड फॉल्स ऑफ ग्रेट पावर्स। इसमें इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी एंड क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल पावर एंड मेंटेनेंस बैलेंस की बात हुई थी। उसके बाद करें जो लास्ट की बात, हम लास्ट थिंकर की बात करें तो उसमें हम जोन की बात करते हैं, जिसमें ये स्ट्रेटेजी ये थी ग्रेट पावर्स पॉलिटिक्स। इसमें अफेंस रियलिज्म, स्टेट सीक टू मैक्सिमाइज बीओपी स्ट्रगल कंटिन्यूस बैलेंस। अगर फ्लो चार्ट की बात आप कह सकते हैं, इसमें क्लासिकल रियलिज्म की बात हो रही है, मैग्नेथो की बात हो रही है जिसमें नेचुरल लॉ के बारे में बात की। अगर न्यू रियलिज्म की बात करें तो इसमें वर्ल्ड्स की बात हो रही है, जिसमें आप बीओपी ड्यू टू एनआरसी इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें। अगर बिहेवियरलिज्म की बात करें, जिसमें आप कपलन की बात हो सकती है, जिसमें क्लर्ड की बात हो रही है, जिसमें बीओपी जो है सिस्टमेटिक प्रोसेस की डिप्लोमेटिक टूल की बात हो। और ऑफेंसिव रियलिज्म की बात करें उसमें जोन की बात हो रही है, जिसमें पावर मैक्सिमाइज को, लीड को, एग्रेशन, बीओपी को एक्शन कहा गया था। ठीक है, अगर हम टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले जो है सिंपल बैलेंस, इसमें कहा गया था कि बैलेंस जो होती थी वो टू पावर्स के बीच में होती है, जिसमें हम बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की बात हो रही है। अगर उसके बाद कॉम्प्लेक्स की बात करें, जिसमें मल्टी पोलर की बात हो रही है, जिसमें मल्टीपल अलायंस की बात हो रही है, जिसमें आप कोल्ड वार की बात कर सकते हैं, जिसमें यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो गया और उसके बाद नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स हो गए। ठीक, उसके बाद हम बात करें ऑफेंस
बैलेंस की बात करें तो उसमें आप बात कर सकते हैं स्टेट एक्टिविटी सीकिंग पावर एक्सपेंशन वायर्स बैलेंस अदर्स, इसमें चाइना बेल्ट और रोल्ड बेल्ट की बात हो रही है, जिसमें क्वाड्रिक बैलेंस की बात हो रही है। अगर उसके बाद डिफेंसिव की बात करें तो इसमें जो थी डिफेंसिव अलायंस जो फॉर्म्ड हुई थी मेंटेन स्टेटस क्यू, इसमें जो नेटो की बात हो रही है। अगर उसके बाद हम कर रहे हैं प्रिकॉर्डिव बैलेंस की बात करें, इसमें टेम्परेरी बैलेंस जो थी विद हाई टेंशन की बात हो रही है, इसमें इंडिया चाइना का अब कर से डोकलाम जो था वो गलवान जो वैली थी उसके ऊपर की बात हो रही है, ठीक है। अगर जो लास्ट की बात करें, लास्ट टाइप की बात करें, स्टेबल बैलेंस की बात हो रही है, जिसका ये इक्विलिब्रियम था लो चांस ऑफ वार्स, उसमें हम बात करें यूरोपियन की बात कंसर्ट की बात कर सकते हैं, पोस्ट जो नेपोलियन के वार के बाद हुआ था कि 1815 से लेकर 1940 तक। अगर हम बात करें कि टेक्निक्स ऑफ बैलेंस की पावर की बात करें तो इसमें आप ये कह सकते हैं, सबसे पहले अलायंस की बात हो रही है तो उसमें आप ये कह सकते हैं स्टेट फॉर्म कोलिशन हुआ था, जिसमें राइजिंग पावर की बात हो रही है, जिसमें क्वाड हो गया, नेटो हो गया, और उसके बाद एक्सपेंशन की बात हुई। उसमें आर्मड की बात करें तो उसमें आर्म्स रेस की बात हो रही थी, जिसमें इंडिया और चाइना की बात हो रही थी। अगर इसके बाद हम करें टेरिटरी की बात करें तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि एडजस्ट बॉर्डर की बात हो रही थी, जिसमें रिकोगनाइज न्यू स्टेट बैलेंस की बात हो रही थी, जिसमें आपका उसका जो थी 2008 में और यूगोस्लाविया जो ब्रेकअप हुआ था। तो उसके बाद हम कर सकते हैं डिवाइड एंड रूल्स की बात हो रही थी, जिसमें आपका इंटरनल कन्फ्लिक्ट की रिवाइवल स्टेट हो गई थी, जिसमें आप मिडिल ईस्ट की बात करें जैसे जर्मन कन्फ्लिक्ट हो गया था। अगर इंटरवेंशन की बात करें तो उसमें आप डायरेक्ट मिलिटेंसी और इकोनॉमिक से इन्वॉल्वमेंट की बात कर सकते हैं, जिसमें मेंटेन बैलेंस की बात हो रही थी। अगर उसमें आप देखें यूएसए इंटरवेंशन की इन इराक 2023 और रशिया का यूक्रेन में हुआ था 2022 में, ठीक। अगर हम बात करें थिंकर्स की बात करें तो आपको वो मैग्नेथो ने मतलब मैग्नेथो थे, फिर उसके वर्ल्ड्स थे। अगर उसके हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, मैग्नेथो जो नेचर की बात कर रहे थे, और उसके बाद शुरू के वर्ल्ड्स ने स्ट्रक्चर की बात को समझे रहे थे, और जो थे जॉन्स थे वो पावर को कैप्चर करने का और प्लान बनाने की बात की थी, ठीक। उसके बाद हमने ये पढ़ लिया है कि हेंस मैग्नेथो जो थे वो क्लासिकल रियलिज्म की बात करते, जिसमें बैलेंस ऑफ पावर की बात कर रहे थे, ह्यूमन नेचुरल की बात कर, जिसमें इंसान की फितरत में ही पावर बैलेंस करना होता है, जिसमें आप कोल्ड वार एरा जिसमें यूएसए और यूएसएसआर रिवाइवल की बात हुई। अगर इसमें करंट्स की बात करें, इसमें न्यू रियलिज्म की बात हो रही है, जिसमें जो थी बैलेंस ऑफ पावर जो हैपन हो रही थी अनार्ची स्ट्रक्चर की बात में, जिसमें इंटरनेशनल सिस्टम्स मजबूर करता था कि स्टेट को बैलेंस करने का। इसमें बाइपोलर वर्ल्ड वार 2 की बात हो रही है, ठीक है, आफ्टर वर्ल्ड बाइपोलर वर्ल्ड आफ्टर वर्ल्ड वार 2, ठीक। उसके बाद जॉन की बात करें, उसमें ऑफेंसिव रियलिज्म की बात हो रही थी, जिसमें ग्रेट पावर जो थे ऑलवेज जो थे पावरफुल ग्रेबिंग कर रहे थे, जिसमें आप ये कह सकते हैं स्टेट सिर्फ बैलेंस नहीं करती, डोमिनेंस करती थी, चाहे वो चांस ढूंढने करती। इसमें आप एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें यूएसए और यूक्रेन का जो रिसेंट जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इसमें ये कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम टाइप्स की बात करें तो उसमें वो होता है कि सॉफ्ट बैलेंसिंग होता है, एक हार्ड होता है। सॉफ्ट जो होता है वो इकोनॉमिक्स ग्रोथ डिप्लोमेसी इंस्टीट्यूशन जो बैलेंस करता है, जब डायरेक्ट लड़ाई न हो लेकिन ग्रुपिंग होती है, जिसमें ब्रिक्स वेस्टर्न यूरोपियन डोमिनेंस की बात हो रही है, ठीक है। अगर हार्ड की बात करना, जिसमें हो गया हथियार वगैरह यूज़ करना, और उसके बाद मिलिट्री अलायंस की बात करना, इसमें नेटो की और एक्सपेंशन जो काउंटर जो रशिया का हुआ था, ठीक है। उसके बाद इंटरनल कन्फ्लिक्ट की आप बात करें तो इसमें ये हो गए थे कंट्री अपनी मिलिट्री और इकोनॉमी के बूस्ट करते हुए बैलेंस करती है खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जैसे इंडिया डिफेंस जो मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है। और एक्सटर्नल की बात करें, इस अलायंस को बनाने के लिए सिक्योरिटी इंश्योर करना पड़ता है, जिससे मिलकर फाइट करनी पड़ती है, जिसमें क्वाड की बात हो रही है। उसके बाद जो लास्ट है उसमें आपदे पर की बात हो रही है, जो बैलेंस की, इसमें टेम्परेरी और रिस्की बैलेंस की बात हो रही है, जिसमें स्टेट कभी भी एक्सप्लॉइट हो सकती है, जिसमें इंडिया चाइना की बात हो रही है। जैसे आप डोकलाम वेस्ट स्टेट वैलीज की बात हो, जैसे गलवान की होगी, तो ये चीज़ की। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें, कोटेशन की बात करें, तो हेंस मैग्नेथो की आप बात कर सकते हैं। तो इसमें बैलेंस ऑफ पावर जो फंडामेंटल प्रिंसिपल पॉलिटिक्स के दुनिया की असली पावर जो है से चलती है, असली सियासत से चलती है। अगर उसके कैंट्स की बात करें, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम फोर स्टेट्स टू बैलेंस मजबूरी है भाई, सिस्टम ही ऐसा है। अगर जॉन्स की बात करें, ग्रेट पावर ऑफ रैलीज, उसमें आप स्टेटिफाइव की बात करें, स्टेसिफाइड की बात करें, जिसमें अमाउंट जो थे पावर दे हैव से, मतलब उसमें ये कहा गया स्टेट को कभी सुकून नहीं मिलता। तो उसकी अगर बात करें
ये किसकी बुक थी, हमने ऑलरेडी कर दिया है, और हैंस मैग्नेतो की हो रही है। उसके बाद थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैंट्स वेल्स की, डिप्लोमेसी जो थी हेनरी की थी, और उसके बाद ओरिजिनल अलायंस की स्टेफ वर्ल्ड की, और उसके बाद स्ट्रेटेजी की ग्रेड्स की हो रही है, जॉन्स की हो रही है। अगर एग्जाम्पल की अगर हम देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, उसमें सबसे पहला ये होता है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है, ये मतलब आ सकते हैं। तो इसमें ये कहा था कि बैलेंस ऑफ थ्रेड थ्योरी किसने दी है, तो इसमें एग्जाम्पल जो हो जाती थी, मैग्नेतो की बात हो रही है, उसके बाद वेल्स की बात हो रही है, स्टेफन की बात हो रही है, और उसके बाद मेशरी, उसके सबसे जो आंसर है वो क्या, स्टेफन की बात है। इंटरनल बैलेंसिंग का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, तो उसमें नाटो दिया होगा, इंडिया डिफेंस दिया होगा, उसमें क्वाड दिया होगा, तो जो किसका होगा। फिर उसके बाद इंडिया की बात करें, उसके बाद स्ट्रक्चर कंप्लीट स्टेट की बात करें, तो उसमें किसकी बात हुई, कैंट्स की बात है। और सॉफ्ट पावर की बात हो रही है, तो उसमें किसकी हो रही है, ब्रिक्स की हो रही है। ठीक, तो ये जो हमारा फर्स्ट सब यूनिट है वो कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट सब यूनिट है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी है, जिसके हम बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आप मुझे बताएं, जैसे आप कलेक्टिव सिक्योरिटीज़ के बारे में देखते हैं, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। कैसे उसको आप इकट्ठा करोगे, कलेक्ट कैसे करोगे, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी इज ग्लोबल सिस्टम वेयर ऑल नेशन एग्री टू एक्ट टुगेदर अगेंस्ट एनी एग्रेसिव टू मेंटेन पीस एंड प्रिवेंट वार। इसमें ये कहा गया है कि कोई एक एग्रेसिव कंट्री हो, जैसे नॉर्थ कोरिया होगी या कहीं कंट्री होगी, तो इसमें जब भी कुछ ऐसा होता है, सभी कंट्रीज क्या होती हैं, इकट्ठे होकर इस चीज़ के ऊपर काम करती हैं, ताकि क्या हो जाए, पीस हो जाए और वार जो है ख़त्म हो जाए। इसमें आप ये एग्जांपल ये कह सकते हैं, जैसे इमेज कर लो कि एक मोहल्ले में सब फैमिली डिसाइड करती हैं कि अगर कोई एक गुंडा किसी के पर अटैक करेगा, तो सब मिलकर उसके खिलाफ जाएंगे, उसके ऊपर मतलब जो भी काम होगा उसके ऊपर करेंगे, जैसे उसकी बैंड बजाएंगे या कुछ काम करेंगे तो हो जाएगा। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि नेशन के साथ भी, जैसे नेशनल इंटरनेशनल के साथ जैसे होता है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई जाती है कि अगर कोई कंट्री के कुछ गलत काम करिए तो उसको रोका जाए, उसके ऊपर करा जाए, उसके ऊपर पीस किया जाए कलेक्टिव सिक्योरिटी के थ्रू। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी जो वर्क करे ग्लोबली। तो इसमें आपकी की मोटो की बात करें, अटैक ऑन वन अटैक ऑन आल। इसमें ये कहा कि जैसे आप ये कह सकते हैं कि नाटो का ये है ना कि अगर आपने एक पे अटैक किया तो मीन्स कि आपने पूरे नाटो के ऊपर हमला किया है। तो अगर हम बात करें डिफेंस, मतलब डिफरेंस बिटवीन बात करें कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड कलेक्टिव डिफेंस की बात करें, तो सबसे पहले स्कोप की बात करें, यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन की बात हो रही है जिसमें ऑल स्टेट की बात हो रही है, और उसके बाद कलेक्टिव डिफेंस की बात हो रही है जिसमें क्या होती है, लिमिटेड अलायंस मेंबर होती है, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर आपको नाटो मैंने आपको बता दिया। अगर उसके बाद एग्रेशन की बात करें, इसमें मेंबर्स होते हैं और नॉन मेन मेंबर होते हैं, इसमें एग्रेशन को मतलब एनी एग्रेसिव, उसके बाद मेंबर्स और नॉन मेंबर्स होते हैं। इसमें जो होता है एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, मेंबर्स डिफेंसिंग ईच अदर्स। उसके बाद हम एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसमें गल्फ वार जो थी 1991 में हो रही थी। अगर इसमें अगर बात करें कलेक्टिव डिफेंस की बात करें, इसमें नेटो का जो आर्टिकल 5 कहता है कि जो है अगर आपने अटैक इन वन किया तो नेटो कंट्री इन अटैक ऑन ऑल। ठीक है, मतलब आप किसी एक पर अटैक करोगे तो इसका मतलब ये है कि आपने पूरे नेटो के ऊपर हमला किया। अगर एग्जाम्पल की बात मैंने आपको बता दी है कि अगर कोई मोहल्ले में कोई दंगा करे तो उसको मिलकर सबको रोकेंगे। इसमें ये कहा गया था कि अगर आपके दोस्त को कोई हमला करेगा, कोई लड़ाई करेगा, तो उसके क्या करें, सभी मिलकर दोस्त उसके करें, उसके ऊपर मतलब बात करेंगे या उसके ऊपर लड़ाई वगैरह करेंगे। तो ये चीज़ होती है कि कलेक्टिव डिफेंस हो गया कि मतलब किसी एक पे अटैक किया मीन सबके अटैक किया। और उसके बाद कुछ कलेक्टिव सिक्योरिटी का ये होता है कि उसके ऊपर राय करेंगे, सब मिल के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, अगर उसके बाद हम बात करें रिक्वायरमेंट की बात करें कलेक्टिव सिक्योरिटी की, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या थी कि उसके बाद सबसे पहले कि यूनिटी होनी चाहिए, कि सबसे पहले क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए कि ऑल नेशन मस्ट बी यूनाइटेड इन एक्शन, सब कंट्री मिल के साथ रहें, नो अग्रेशन के बोलेंगे। उसके बाद कैपेसिटी चीज़ होती है, रिस्पेक्ट थी। इसमें ये कहा गया था सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा, मतलब ये कि इकोनॉमिक मतलब ये होना चाहिए कि मस्ट बी मिलिट्री एंड इकोनॉमी स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ताकि हम कोई ऐसा काम ले सकें हमारे पास वो सोर्स होने चाहिए। मिलिट्री हमारे पास स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, सिर्फ बातों से नहीं होना चाहिए। अगर हम पॉलिटिकल विल की बात करें, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट फॉर पावरफुल स्टेट, इसमें बड़े देश की रेडी रहना होना चाहिए। उसके बाद इन्फोर्समेंट की बात करें, क्विक डिसीजन मेकिंग एक्शन सिस्टम्स इन नेसेसरी, इसमें ये कहा गया था मीटिंग नहीं चलेगी, मतलब सीधा काम करना चाहिए एक दूसरे, मतलब ये नहीं करना चाहिए मीटिंग पे मीटिंग होनी चाहिए, नहीं डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करें लीगल फ्रेमवर्क की बात करें, इसमें ये कहा गया था कि मस्ट ऑपरेट विद इंटरनेशनल लॉ, जिसमें हम ये कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंडर बात हुई थी। ठीक है, अगर उसके बाद हम बात करें रोल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी अंडर यूएन चार्टर की बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 39 की, जिसके ऊपर उन्होंने कहा था यूनाइटेड यूएनएससी
जिसमें ये डिटरमाइन किया था थ्रेट ऑफ इंटरनेशनल पीस, जिसमें जज की तरह फैसला करता है। अगर आर्टिकल 41 की बात करें, इसमें इम्पोज नॉन मिलिट्री मेजर्स लाइक इकोनॉमिक सेंक्शन, इसमें पहले इकोनॉमिक डंडा लगता है। इसमें 42 की बात करें, ऑथराइज मिलिट्री एक्शन इफ सेंसर फेल, अगर बात ना बनी तो मिलिट्री डंडा ही रहेगा। अगर हम बात करें चैप्टर 7 की बात करें, आर्टिकल 39 से 51 तक, इसमें इंटायर लीगली बेसिस कलेक्टिव सिक्योरिटी एक्शन, यूएन का असली एक्शन यही मतलब यहीं से स्टार्ट होता है। तो ये कह सकते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए अगर यूनाइटेड नेशन जो थी उसमें ये कहा गया था कि आर्टिकल 39 से लेके आर्टिकल 51 तक इन्होंने ये चीज़ को रखा हुआ गया था। अगर कोई कंट्री एक इनकी बात नहीं मानेगी, कुछ गलत करेगी, तो उसके ऊपर ऐसे चीज़ से इस तरह से एक्शन किया जाएगा। जिसमें आपने आर्टिकल 39, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42 आपने देख लिया। अगर उसके बाद रियल एग्जांपल की बात करें तो उसमें सबसे पहले जो है गल्फ वार की बात हुई, जिसमें ईरान इन्वेड कुवैत, फिर उसमें यूएनसी जो था उसमें इन्वोक किया था कलेक्टिव सिक्योरिटी, इसमें मिलिट्री एक्शन ऑथराइज हुआ था, सब मिलकर इराक की जो अगेंस्ट एक्शन लिया था। उससे लीबिया की अब बात करते हैं 2011 में, जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिजोल्यूशन हुआ था 1973 में। इसमें आप कह सकते हैं नेटो जो इन्फोर्स हुआ था नो फ्लाई जोन्स, यूएन के मैंडेट अंडर ये स्ट्राइक हुआ था। इसमें फेलियर एग्जांपल की बात करें, इसमें रवांडा जो थी जेनोसाइड हुआ था 1994 में। इसमें नो पॉलिटिशियन विल हुआ था, कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात हुई थी, जिसमें कोलैप्स हुआ था, वर्ल्ड सिर्फ देखता है कोई एक्शन नहीं लेता। ठीक, अगर उसके बात करें कलेक्टिव सिक्योरिटी वर्सेस बैलेंस ऑफ पावर की बात करें, कलेक्टिव सिक्योरिटीज में ये कहा गया था यूनिवर्सल मोरल सिस्टम्स ऑल यूनाइटेड अगेंस्ट एग्रेशन, इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था अमॉन्ग्स रिवाइवल टू प्रिवेंट डोमिनेंस। उसके बाद हम बात करें कलेक्टिव ऑपरेट अंडर इंटरनेशनल लॉ, यूएन चार्टर की बात करें, इसमें ऑपरेट जो था थ्रू अलायंस पावर स्ट्रेटेजी। एग्जांपल की बात करें यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कलेक्टिव, तो इसमें ये बात करें एक्शन इन गल्फ वार की बात करें, एग्जांपल की इसकी बात करें तो नेटो की है। ठीक, अगर हम बात करें कलेक्टिव सिक्योरिटी क्रोनोलॉजी की बात करें तो उसमें सबसे पहले जो है 1990 में जो था लीग ऑफ नेशन बना था, जिसमें आप बात करें ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, इसमें फर्स्ट अटैम्प्ट जो थी कलेक्टिव सिक्योरिटी होती आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बात है, जिसमें ये फेल हुआ था, इन्फॉर्मेशन बस मीटिंग क्लब बन के रह गया था। ठीक है, अगर उसके बाद 1935 की बात करें, लीग जो थी वो फेल्ड हुई थी, जिसमें इटली इन्वेल्ड हुआ था, इथोपिया जो थी, लीग कुड नॉट एक्ट, इसमें एग्रेशन जो था वो स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हम बात करें 1945 में, इसमें यूनाइटेड नेशन जो था वो फॉर्म्ड हुआ था। अगर उसके बाद 1950 की बात करें, इसमें कोरियन वार हुई थी, फर्स्ट यूएन कलेक्टिव सिक्योरिटी की हुई थी, जिसमें आप ये याद कर सकते हैं 1950 में फर्स्ट कोरियन वार हुई थी, किसके थ्रू, कलेक्टिव सिक्योरिटी के थ्रू हुई थी। उसके बाद करें 1990 में जो थी 91 में गल्फ वार हुई थी, जिसमें हमने किसकी बात की, सक्सेसफुल लार्ज स्केल मिलिट्री इन्फोर्समेंट हुई थी, जिसमें हम सद्दाम हुसैन को ग्लोबल फोर्स से रोक दिया था। इसमें हम बात कर सकते हैं किसके ऊपर एक्शन लिया था, इराक के ऊपर एक्शन लिया था। अगर उसके बाद 1994 में इसकी बात करें, रवांडा जो था जेनोसाइड हुआ था, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल फेलियर हुआ था, इसमें यूएन फेल हुआ था, पॉलिटिकल विल की वजह से कलेक्टिव सिक्योरिटी कोलैप्स हुई थी। फिर उसके बाद हम बात कर सकते हैं 1990 में कुस्को क्राइसिस हुआ था, जिसमें नेटो जो थी इंटरवेंस हुआ था विदाउट यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है, जिसमें राइज हुआ था लिगिटिमेसी काउंसिल की बात हो रही है, जिसमें कलेक्टिव सिक्योरिटीज़ की बात हो रही थी बाईपास की। उसके बाद 2001 में जो हुआ था 9/11 जो अटैक हुआ था, उसमें अब ये आपको पता ही है, जिसमें ग्लोबल फोकस शिफ्ट हुआ था, कलेक्टिव डिफेंस की मज हुआ था, जिससे वार ऑफ टेरर नॉट कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करें। उसके बाद 2011 की बात करें, लीबिया क्राइसिस हुआ था 2011 में, जो था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात रही, जिसमें रिजोल्यूशन हुआ था 1973 में, नेटो जो था नो फ्लाई जोन्स मिलिट्री एक्शन। उसके बाद 2022 की आप बात करते हैं तो रिसेंटली आप कह सकते हैं रशिया और यूक्रेन की बात हो रही है, जो कलेक्टिव सिक्योरिटी के ऊपर हो रही है। उसके बाद हम बात करें, अगर हम बात करें इसको कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम जो यूनाइटेड काउंसिल की बात हो रही है, इसमें ये कहा है कुड नॉट मिलिट्री, रशिया ने वीटो पावर लगा के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को बंद कर दिया, में डाल दिया था। अगर उसके बाद करें 2023 की बात करें, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो इमरजेंसी स्पेशल सेशन हुआ था यूक्रेन के ऊपर, उसके बाद हम बात करें तो वो पास हो गया था। इसमें यह कहा गया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो पैरालाइज कर रही थी, जनरल असेंबली पास रेजोल्यूशन कंडेम एग्रेशन, मॉरल कंडेमेशन हुई थी, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हुआ था, सिर्फ मतलब बात से हुआ था, मॉरल वगैरह किया था, लेकिन उसके प्रैक्टिकल नहीं हुआ था। अगर उसके बाद 2024 की बात करें, ग्लोबल साउथ अलायंस की बात हो रही, डिमांड यूनाइटेड नेशन की बात हो रही है, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है। उसके बाद हम बात करते हैं 2025 जुलाई तक, अभी तक कह सकते हैं सिक्योरिटी जो थी कलेक्टिव
सिक्योरिटी डिबेट हो रही है किसके ऊपर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वीटो रिफॉर्म की बात हो रही है, जिसमें मल्टी पावर इन्फोर्समेंट सिस्टम डिस्कस हुआ था। इसमें कलेक्टिव सिक्योरिटी जो अंडर सीरीज थी उसमें ग्लोबल डिबेट्स रिस्ट्रक्चर ओल्ड मॉडल्स उसके ऊपर बात हुई थी। तो उसके बाद हम ये क्रोनोलॉजी आप देख सकते हैं 1935 में 1990 में जो लीग ऑफ नेशन बना था, फेलियर जो हुआ था 1935 में की बात हो रही है। उसके बाद 1945 में यूएन बना था, उस कोरियन एक्शन हुआ था 1950 में। उस गल्फ वार की बात करें 1991 में हुआ था, उस पर रवांडा जो फेलियर हुआ था 1994 में। अगर उसके बाद कर्स्को की क्राइसिस की बात करें उसमें 1919 में हुआ था, नेटो जो था बाईपास हुआ था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बाद। लीबिया जो था 2011 में हुआ था और उसके बाद सक्सेसफुल हुआ था एक्शन। यूक्रेन की वार जो है 2022 से चल रही है, लेकिन उसके बाद अभी जो है काम चल रहा है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि 2024 में जो इसके ऊपर सभी देशों ने कंडम किया था, लेकिन उसके ऊपर प्रैक्टिकल नहीं हुआ था। 2023 से 2025 की बात करें तो इसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो डिबेट कर रही है मल्टीपल पावर सिक्योरिटीज़ के ऊपर, ठीक। तो ये आप याद कर सकते हैं, एग्ज़ाम के टाइम मतलब आ सकते हैं क्वेश्चन। अगर उसके बाद हम बात करें यूनाइटेड नेशन चार्टर की बात करें तो सबसे पहले ये है कि यूनाइटेड नेशन बना कब था, 26 जून 1945 में और कैम्ड इनटू फोर्स हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। इसमें हम कह सकते हैं 19 चैप्टर हैं और 111 जो हैं इसके आर्टिकल्स हैं। अगर उसके बात करें वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटीज़ की बात करिए, इसमें ये कह सकते हैं जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देश के लिए है वैसे यूएन का चार्टर जो है दुनिया के लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें हम बात करें इसका काम क्या था, इसमें सबसे पहले ये था कि मेंटेन पीस सिक्योरिटीज़ की बात हो रही थी, इसमें प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन की बात हो रही थी, उसमें उसके ये कहा था एक्शन ऑफ नेशन की बात हो रही थी और प्रमोट कर रहा था ह्यूमन राइट और जस्टिस की बात हो रही थी ग्लोबल लेवल पे। अगर उसकी बात हम बात करें तो इसमें कितने थे ऑर्गन, कितने थे 7 ऑर्गन की बात हो रही है। इसमें सबसे पहले जनरल असेंबली थी, वर्ल्ड की पार्लियामेंट जो सब मेंबर्स इक्वल हैं, 1 कंट्री इज इक्वल टू 1 वोट। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है, इसमें आप कह सकते हैं पावर हाउस पीस का। इसमें 15 मेंबर जो थे वो 15 मेंबर थे, जिसमें 5 वीटो थे और 10 जो थे नॉन परमानेंट थे। उसके बाद ECO SOC थे, इसमें हम कहते हैं कि सोशल इकोनॉमी ऑक्यूपेशन का ड्राइवर्स। इसमें इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस था, ICJ कह सकते हैं। इसमें लीगल डिस्ट्रीब्यूट जज की बात होती है। इसमें ट्रस्टशिप काउंसिल की बात करें उसमें कॉलोनी का टेरिटरी का ट्रांजेक्शन अब इनएक्टिव हो चुका है। इसमें आप सेक्रेटरीट की बात हो रही है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन मिशनरी लेड बाय सिक्योरिटी जनरल की बात हो रही है। उसके बाद करें चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 7 की बात करें तो ये फेवरेट मतलब कन्फ्यूजन हो सकता है आप में, तो इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं इसमें भी इसमें क्वेश्चन आ जाए। तो सबसे पहले ये था कि आर्टिकल चैप्टर 6 में ये कहा गया था पैसिफिक सेटलमेंट डिस्ट्रीब्यूट, और उसके बाद चैप्टर 7 में जो एक्शन विद रिस्पेक्ट थ्रेट टू पीस। सबसे पहले ये कहा गया था फोकस ऑन पीस लाइक मीडिएशन नेगोशिएशन। इसमें ये कहा गया था फोकस ऑन सैंक्शन मिलिट्री एक्शन इनटू पीस डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें बात करें एग्जांपल की बात करें यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन आस्किंग फॉर सीज फायर टॉक। इसमें ये कहा गया था कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन गल्फ वार मिलिट्री एक्शन। इसमें हम बात करें नॉन बाइंडिंग इन नेचर, इसमें जो थे बाइंडिंग्स ऑन ऑल स्टेट्स की बात हो रही है, ठीक। जो हम बात कर सकते हैं चैप्टर 6 जो था वो शांति की बात कर रहा था, पीस की बात कर रहा था, और उसके बाद चैप्टर 7 जो था वो किसकी एक्शन की बात कर रहा था कि मतलब अब बात जो है मतलब सर से उतर गई है, उसके लिए हम एक्शन लेना चाहिए। उसके बाद मिलिट्री की बात हो रही है। अगर हम बात करें आर्टिकल वाइज की हम बात करें जो मतलब एग्जाम में आ सकते हैं, तो सबसे पहले जो आर्टिकल 2 की बात हो रही है जिसमें प्रोहिबिट कर रहा था फोर्स इंटरनेशनल रिलेशन, सबको बोला नो फाइटिंग ओनली पीस टॉक। उसके बाद हम बात करें आर्टिकल 2 की बात हो रही है 27 की, तो इसमें ये कहा गया था नॉन इन्विटेशन प्रिंसिपल जो UN कैन नॉट इंटरफेरेंस इनटू डोमेस्टिक मैटर्स अनलेस पीस थ्रेट्स। आर्टिकल 25 की बात करें ऑल मेंबर जो थे स्टेट एग्री टू कैरी डिसीजंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें आर्टिकल 39 की बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डिटरमाइन करे थ्रेट टू पीस। इसमें आर्टिकल 41 की बात करें सैंक्शन नॉन मिलिट्री मेजर्स। उसके बाद आर्टिकल 42 की बात करें मिलिट्री एक्शन की बात हो रही है, और आर्टिकल 51 की बात करें राइट टू सेल्फ डिफेंस। अगर कोई अटैक करे तो आप क्या करें, कंट्री खुद उस पर डिफेंड कर सकती है।
अगर उसके बाद यूएन चार्टर की अगर यूनिक की बात करें तो यूनिक कुछ ऐसे फ्यूचर की बात करें, आर्टिकल 103 जो सुप्रीमेसी क्लास थी, इसमें यूएन चार्टर क्या थे, ओवरराइड कर रहे थे इंटरनेशनल एग्रेशन, जिसमें यूएन का रूल सबसे ऊपर होगा। हम उसके बाद की बात करें, नो राइट टू सक्सेशन इंटरवेंशन की बात करें, इसमें हम कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन जो था रिस्पेक्ट कर रहा है, सेवरेंट कर रहा था, अनलेस कर रहा था। इसमें ये कहा गया था कि हर कंट्री की बाउंड्री रिस्पेक्ट होती है। उसमें वीटो पावर की क्रिटिसिज्म की बात की थी, इसमें कहा गया था बिग जो 5 थी उसमें कि अनफेयर एडवांटेज कर रहे थे, ये कलेक्टिव सिक्योरिटी को वीक करता था। उसके बाद कलेक्टिव जो थी वो सिक्योरिटी की बात करें, ओनली सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूशन अंडर चैप्टर 7 वाज लीगली बाइंडिंग। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें आप कर सकते हैं इंडिया पाकिस्तान का जो कश्मीर इशू है वो चैप्टर 6 के ऊपर अप्लाई होता है, जिसमें यूएन ने बेसिक सीज फायर और डायलॉग की बात की है, नो फोर्स के। और गोल्फ वार की बात करें उसमें हम बात करते हैं चैप्टर 7 की बात हुई जिसमें एक्शन हुआ था। उसके बाद हम बात करें रशिया और यूक्रेन की बात करें, इसमें वीटो पावर ने कलेक्टिव सिक्योरिटी ने ब्लॉक कर दी है, यूएन हेल्पलेस बन गया है। अगर उसके बाद हम बात करें थिंकर्स के व्यूज़ की बात करें तो उसमें इनेस जो क्लाड थे उसमें हम कह सकते हैं यूएन जो चार्टर थे वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे बिटवीन पावर्स पॉलिटिक्स एंड लीगल आर्डर्स। उसको मैग्नेंथो की बात करें, इसमें यूएन चार्टर जो थे आइडलिस्ट थे बट प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन डिपेंड कर रहे थे बैलेंस ऑफ पावर्स। और उसके बाद हेरिडिटी बुल्स की बात करें उसमें यूएन जो थे इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्डर जो थे, नॉट रेवोल्यूशन की बात हो रही। अगर उसके बाद हम बात करें कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करें तो उसमें आप ये देख सकते हैं ग्लोबल को कैसे करना है। कलेक्टिव का मतलब ही है, आप ये देख सकते हैं कैसे कंट्री दूसरे को मतलब कर सकती है कि ग्लोबल एग्रीमेंट करके उसके ऊपर कैसे एक दूसरे के साथ दे के काम कर सकती है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसके ऊपर कैसे हो सकता है, स्कोप क्या था कि ओपन फॉर आरसी हमने ऊपर अच्छे से पढ़ लिया है। उसके बाद यूनिटी की भी हमने बात कर लिया। उसके बाद आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 39 की बात, 242 की बात की जिसमें यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की बात जिसमें थ्रेड किया था कि कैसे हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसके बाद हम बात करें टाइप्स की बात करें, सबसे पहले सॉफ्ट कलेक्टिव सिक्योरिटीज़ थी जिसमें डिप्लोमेट इकोनॉमिक प्रेशर, जिसमें ब्रिक्स बैलेंसिंग की पावर की बात हो रही थी। उसके बाद हम बात करें हार्ड की बात करें जिसमें मिलिट्री वगैरह की बात हो रही थी। अगर इंस्टीट्यूशन की बात करें इसमें परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन था जिसे यूएन हो गया, ओआईसी हो गया, प्रमोटिंग कलेक्टिव पीस की बात करें। उसके बाद इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें ये कहता है कलेक्टिव सेंशन की बात करते थे, जेम्स की बात ऊपर हो रही थी। उसके बाद लीगल सिक्योरिटीज़ की बात करें जिसमें यूज़ ऑफ इंटरनेशनल लॉ आईसीजी की पीस डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिफेंसिव अलायंस की बात करें इसमें हाइब्रिड मॉडल था जो क्या कर रहा था, नेटो को यूएन कॉपरेशन की बात हो रही थी। ठीक है, अगर उसके बाद हम बात करें थ्योरीज रिलेटेड जो कलेक्टिव सिक्योरिटीज़ की बात करें, शायद मे भी एग्जाम में आ जाए। सबसे पहले कौन थी, लिबरल की बात हो रही थी। इसमें किसके ऊपर बात हो रही थी, बिलीव्स इन कलेक्टिव सिक्योरिटीज़ वर्क थ्रू स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन यूएन एज अ वर्ल्ड पॉलिस। ऐसे रियलिज्म की बात करें, पावर्स पॉलिटिकल डोमिनेट्स कलेक्टिव सिक्योरिटीज फाइल्स इन बैलेंस ऑफ पावर ब्रेक। अगर इंग्लिश की बात करें स्कूल की हेरिडिटी बुल की बात करें, इंटरनेशनल सोसाइटी जो नीड कर रही थी सिक्योरिटी टू आर्डर्स बट नॉट टू इंटरेस्ट एनीवेयर। उसे न्यू रियलिज्म की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम्स लिमिट कलेक्टिव सिक्योरिटी एनर्जी फोर्स सेल्फ हेल्प बिहेवियर। तो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की बात आप कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन जो थी उसका प्राइमरी ये काम था कि वो कलेक्टिव सिक्योरिटीज़ के ऊपर यूएन रिजोल्यूशन की बात करें। अगर नेटो की थी कि वो डिफेंसेस के ऊपर बात करता, उसमें ये कहा गया था ना, पहली बात की है कि उसने कहा था कि अगर हमारे एक कंट्रीज़ के ऊपर अटैक हुआ मीन्स इसका मतलब वो आपने पूरे नेटो के ऊपर अटैक किया। अगर उसके अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो ये रीजनल थी और ये पीस इन्फोर्समेंट की बात करता है। तो उसके बाद इसमें आप एग्जाम्पल की बात करें शुमालिया मिशन की बात कर सकते हैं। इसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बात करें, इसमें ओआईसी की बात हो रही है। ये भी कलेक्टिव स्टेटमेंट था जो रिजोल्यूशन कर रहा था किसी मुस्लिम नेशन के पीस और सिक्योरिटी के ऊपर। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो उसमें ये सॉफ्ट पावर्स की बात हो रहा था जिसे मैकेनिज्म इकोनॉमिक्स और स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, इसमें ब्रिक्स और एससीओ की बात हो रही है। अगर क्रिटिसिज्म की बात करें इसमें यह था कि सबसे पहले ये क्रिटिसिज्म आप ये कह सकते हैं ना कि सबसे पहले ये था कि जो 5 बिग पावर थी, वीटो पावर थी, वो क्या कर रही थी अपना जो है गलत मतलब कलेक्टिव फेल मतलब सिक्योरिटी की वजह से मतलब अपना जहाँ भी कुछ होता था वो क्या करते थे उसको मतलब यूनाइटेड सिक्योरिटी वीटो पावर यूज़ करके अपना करते। जैसे एग्जाम्पल के तौर हम कह सकते हैं रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस। उसके बाद सिलेक्टिव एप्लीकेशन की बात करें, पावरफुल स्टेट जो थी वो क्या डिसाइड व्हेन टू एक्ट और नॉट। इसमें लीबिया और सीरिया की बात हो रही है। इसमें डिपेंडेंसी और पॉलिटिकल विल्स की बात है। इसमें कलेक्टिव सिक्योरिटी का सिस्टम डॉक्यूमेंट पे स्ट्रॉन्ग है पर ग्राउंड पे नहीं, जिसमें पॉलिटिकल पावर जो डिपेंड करता है।
अगर उसके बाद हम बात करें तो हमने ये कर लिया है किसके पर कि हैंस मैग्नेथो थे, कैंट्सवेल थे, उसके बाद हेल्डी बुल्ट थे, एरन्स थे, उसके बाद ऑफेंसी रिलीजन जो जॉन थे। उसकी बुक्स जो भी थी पॉलिटिकल अमंग नेशन जो थी हैंस मैग्नेथो की थी, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल जो थी कैंट्स की थी। उसके हम बात करें अनार्ची सोसाइटी जो हेल्डी बुल्ट की थी, डिप्लोमेसी जो थी हेनरी की थी, उसके बाद स्ट्रेटेजी थी वो किसके जॉन की थी। अगर हम कोटेशन की बात करें कलेक्टिव सिक्योरिटीज़ में किस किस ने बोला, सबसे पहले यूएस के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये कहा गया था, क्या नाम था, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे। इन्होंने कहा था यूनाइटेड नेशंस इज फाउंडर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एग्रेशंस, वन इज एग्रेसिव अगेंस्ट ऑल। इसमें अगर बात करें यूएस की बात करें, विस्टन चर्चिल की बात करें, इसमें लीग ऑफ नेशन जो लीग फेल्ड बिकॉज नेशन वेयर अनविलिंग टू पूल सॉवरेनिटी फॉर कलेक्टिव एक्शन की। अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करें, ये इंडिया के थे, इनकी बात करें, पीस कैन नॉट बी केप्ट बाय फोर्स बट बाय अंडरस्टैंडिंग्स एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर की बात करें कि रशिया के जो प्रेसिडेंट के हैं अभी रिसेंटली जो हैं पुतिन की बात हो रही है, जिसमें यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल इज टूल मिस यूज बाई वेस्ट यूक्रेन क्राइसिस कॉन्टेक्स्ट की बात करें। और जी जिनपिंग की बात करें, इसमें कलेक्टिव सिक्योरिटी मस्ट बी रिस्पेक्ट सॉवरेनिटी इक्वलिटी अवॉइड्स पावर। अगर से बराक ओबामा की बात करें तो इसमें ट्रू सिक्योरिटी जो थी वो रिक्वायर कर रही थी पार्टनरशिप्स नॉट अंटिलिटिज्म की बात करें। उसके बाद बात कर सकते हैं जो अभी के हम ये हैं क्या बोलते हैं यूएन के सिक्योरिटी मेंबर्स हैं, उसकी हम बात कर सकते हैं। उसमें कह सकते हैं अटॉर्नी मतलब अटोनियन जो चीज़ है, इसमें आप कह सकते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटीज़ की बात हो रही है जिसमें एड्रेस कर रहे हैं 21 सेंचुरी। ठीक है, तो उसमें कलेक्टिव हम ये कह सकते हैं थिंकर्स वर्सेस लीडर्स की बात हो रही है, जिसमें मैग्नेथो जो थे पावर डोमिनेंस की बात करें। कलेक्टिव सिक्योरिटी में एफडीआर की बात है, यूएन मस्ट बी एक्ट कलेक्टिव इन्फोर्स अगेंस्ट एग्रेशन। इसमें जो थे वर्ल्ड जो थे सिस्टम एनर्जी की बात कर रहे थे। और हेल्डी बुल्ट से कलेक्टिव सिक्योरिटीज़ की बात कर रहे थे। उसके बाद जोन्स से पावर मैक्सिमम की बात कर सकते। अगर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ सकते हैं तो इसमें ये आप ऐसे देख सकते हैं क्वेश्चन किस हिसाब से वो पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन की आप बात कर सकते हैं तो उसमें ये कह सकते हैं हु सेड ऑर्डर इज़ नॉट पीस, कलेक्टिव सिक्योरिटी इज अबाउट मेंटेनिंग ऑर्डर। तो इसमें जो था पहला किसका था, मैग्नेटो का था, हेल्डी बुल्ट का था, कोफी एलन था, ये जो थे कोफी एलन ये। उसके बाद डी वर्ड्स के आप कह सकते हैं। तो इसमें ये जो सेक्रेटरी थे ना, ये क्या बोलते हैं जनरल असेंबली के, तो ये इसमें कह सकते हैं। तो इसमें ये कह सकते हैं कौन है, इसमें जो आंसर था वो हेल्डी बुल था। इसमें कहा गया था विच लीडर रिमार्क्स यूनाइटेड सिक्योरिटी इज मिस यूज बाई वर्ल्ड। तो इसमें आप किसका आंसर दे सकते हैं, इसमें पुतिन की बात हो रही थी। अगर उसके बात करें पॉलिटिकल अमोगनेशन इज ऑथराइज बाई, ये तो किसका बात हो रही है। उसके बाद जॉन की बात हो रही है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी जो कलेक्टिव सिक्योरिटीज़ की बात हो रही थी वो किसकी हो रही थी, उसमें हम बात करते हैं हेल्डी बुल की बात हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा जो सब यूनिट 3 है, जिसमें हमने किसकी बात करनी है, डिसआर्मिंग आर्म्स कंट्रोल सिंस वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। तो उसमें हम पहले ये देख सकते हैं बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो सबसे पहले कहते हैं कि डिसआर्मिंग होता क्या। इसमें ये कहा गया था कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ वेपन, जैसे सब न्यूक्लियर वेपन को ख़त्म कर देते हैं। इसमें आर्म्स कंट्रोल की बात करें, रेगुलेशन नंबर्स टाइप्स और डिप्लॉयमेंट्स ऑफ वेपन टू रिड्यूस ट्रांजेक्शन, जैसे कंट्रोल करके लिमिट लगाते हैं। की डिफरेंस की बात करें, डिसआर्मेंट जो थी जीरो वेपन डिरेम्स की बात करें, आर्म कंट्रोल की बात करें मैनेज करो वेपन को रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर उसकी बात करें मैं एफर्ट की बात करें कि मेजर एफर्ट जो थे यूनाइटेड नेशन में, तो सबसे पहले जो था कि 1946 में यूनाइटेड नेशन एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना था, जिसमें हम ये कह सकते हैं फर्स्ट यूएन बॉडी जो न्यूक्लियर डिसआर्मेंट थी, लेकिन कोल्ड वार में इसको फेल कर दिया था। अगर उसके बात करें एनपीटी जो था वो 1968 में हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि प्रिवेंट न्यूक्लियर स्प्रेड जो थी प्रमोट डिसआर्मेंट, जिसमें पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी यूज हुआ था, जिसमें हम जो थे पावर वीटो पावर के जो थे वो अपनी मोनोपोली बना रखी थी। इसमें हम बात कह सकते हैं 1972 की बात हो रही। इसमें बायोलॉजिकल वेपन की बात है, कन्वेंशन की BWC इसमें जो था प्रोहिबिट किया था बायोलॉजिकल वेपन, जैसे वायरस बैक्टीरिया से अटैक करना कर बैन। इसमें उसके बाद कह सकते हैं केमिकल वेपन कन्वेंशन की बात हो रही है, जिसमें ग्लोबल बैन्स और केमिकल वेपन की बात हो रही है, जिसमें सरीन गैस की बात हो रही है।
उसके हम बात करते हैं 1996 में बात करें, CTBT जो थी वो बैंड हुआ था, और न्यूक्लियर टेस्ट एक्सपेंशन अब तक इन्फोर्स नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि वहाँ पे बड़े देश साइन नहीं कर रहे, ठीक है। और 2000 में बात करते हैं, UN जो थे वो प्रोग्राम एक्शन कर रहे थे स्मॉल आर्म्स लाइट वेपन्स POA, जिसमें हम फोकस कर रहे थे किसके ऊपर, कंट्रोलिंग स्मॉल आर्म्स। उसके बाद हम बात करते हैं जिसमें देसी लैंग्वेज की बात में छोटी गन्स पे कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद करें 2013 की बात करें, जिसमें आर्म्स ट्रेड ट्रीटी हुआ था, जिसमें रेगुलेशन इंटरनेशनल ट्रेड से कन्वेंशन, जिसमें गन टैंक्स एक्स्ट्रा हुए थे। अगर उसके बाद अन गोइंग की बात करें, अभी जो चल रहा है उसमें आगे कह सकते हैं UN डिसआर्ममेंट कमीशन जो चल रहा है, उसके बाद कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट GDCD जिनेवा, इसमें यह कहते हैं रेगुलर फॉर्म ऑफ डिसआर्ममेंट डिस्कशन हुआ था, बट कंसेशन जो थी वो प्रॉब्लम है। अगर उसके बाद हम बात करें मेजर्स एफर्ट जो थे और से यूनाइटेड नेशन बायलेटर मल्टीलेटर की बात करें, तो उसमें सबसे पहले जो था 1963 में जो था PTB था, जिसमें हम बात कह सकते हैं पोटेंशियल टेस्ट बैंड ट्रीटी। इसमें जो थे कंट्री पार्टीज इन्वॉल्व थी, उसमें USA थी, USSR थी और UK थी। इसमें ये कहा था बैन न्यूक्लियर टेस्ट एटमॉस्फेयर स्पेस अंडर वाटर। उसके बाद कह सकते हैं 1979 में इसमें स्ट्रेटेजी आर्म्स लिमिटेशन साल्ट वंस USSR सेकंड की बात रही, इसमें लिमिटेड नंबर्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन हुए थे, इसमें कोल्ड वार की बिगिनिंग हुई थी, थोड़ा बैलेंस। उसके बाद 1987 में जो था इंटरमीडिएट रेंज हुआ था, जिसमें न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी हुआ था, जिसमें कि कह सकते हैं USSR की बात हुई, इसमें एलिमिनेटेड ग्रोथ की बात हुई, जिसमें 500 से 500 तक किलोमीटर की बात हुई। अगर उसके बात करें 1991 से लेकर 1993 में क्या कह सकते हैं, इसमें जो था स्ट्रेटेजी आर्म रिडक्शन ट्रीटी स्टार्ट हुई थी, जिसमें हम कह सकते हैं USA रशिया एंड फर्स्ट एंड सेकंड की बात हुई। इसमें जो थे मेजर न्यूक्लियर ओवरहेड रिडक्शन एग्रीमेंट की बात हुई थी। अगर हम बात करें 2010 की, तो इसमें ये था कोई न्यू स्टार्ट ट्रीटी की बात हो रही थी, जिसमें कंट्रीज थी USA और रशिया। इसमें लिमिट डिप्लॉयड हुई थी स्ट्रेटेजी न्यूक्लियर वारहेड्स 1550 ईच। अगर उसके बाद ASEAN की बात करें, तो ASEAN जो थे उसमें ASEAन ट्रीटी ऑफ अमेरिटी एंड उसके बाद एंड कॉपरेशन TAC की बात हो रही, इसमें आप बात करते हैं ASEAN मेंबर की बात हो रही, इसमें जो थे रीजनल पीस सिक्योरिटी प्रमोशन की बात हुई थी, ठीक है। अगर उसके बाद हम बात करें टेल्को ट्रीटी, अपने हिसाब से आप इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, ये कब हुई थी 1967 में। इसमें ये कहाँ पे हुई थी, लैटिन अमेरिका में हुई थी। इसमें डिक्लेयर हुआ था लैटिन अमेरिका जो थी न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन की बात हुई थी। उसके बाद प्लेंटबा ट्रीटी, इसमें अफ्रीकन यूनियन की बात हो रही थी, जिसमें न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन की बात हो रही, ठीक है। अगर उसके बाद करें टाइप्स की बात हो रही है, डिसआर्मेंट्स वर्सेस आर्म्स कंट्रोल की बात हो रही है, इसमें सबसे वर्टिकल जो थी डिसआर्मेंट, इसमें ये कहा गया था रिड्यूसिंग वेपन जो हो रहे थे वो पावरफुल स्टेट बना रहे थे, जैसे आप बात करते हैं USA और रशिया के मिसाइल कम करना। उसके बाद हॉरिजेंटल की बात करें, तो इसमें ये कहा गया था प्रिवेंटिंग स्प्रेड हुई थी वेपन्स को न्यू स्टेट्स में, जैसे NPT का काम करना। उसके बाद हम बात करते हैं क्वांटिटी आर्म्स कंट्रोल की बात करें, तो इसमें ये था कि लिमिटिंग द नंबर्स ऑफ वेपन स्टार्ट ट्रीटीज का फोकस। फिर उसके बाद क्वांटिटी आर्म्स की बात करें, इसमें लिमिटेड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन वेपन्स, हाई पर्सनल्स मिसाइल का बैन वगैरह। अगर उसके बात करें की थ्योरीज थिंकर्स की बात करें, इसमें हैंस मैग्नेथो की बात हो रही है, जिसमें डिसआर्मेंट ऑफ यूटोपिया की बात हो रही है, जिसमें हम बात कर सकते हैं अनलेस पावर चेंज, इसमें यह कहा गया पावर स्ट्रगल विल ऑलवेज ड्राइव डिसआर्मेंट। उसके बाद जो थे किंट्सवर्ल्ड की बात हो रही है, जिसमें उन्हें न्यूक्लियर प्रोफिलेशन की बात हुई, जिसमें क्रिएट बैलेंस ऑफ टेरर्स नॉट डिसआर्मेंट्स। हेल्डी बुल्ट की बात करें, इसमें डिसआर्मेंट्स इफ पॉसिबल्स ओनली व्हेन स्टेट्स सी इट एज अ नेसेसरी फॉर ऑर्डर्स नॉट अ थ्रेट। इसके बाद थॉमस सक्लिन की बात करें, इसमें आर्म कंट्रोल्स इनहेंस स्टेबिलिटी, जिसमें बाय मेकिंग वार्स लेस लाइकली। अगर फेमस कोटेशन की आप बात कर सकते हैं, तो उसमें आप कह सकते हैं सबसे पहले जो डिवाइंट्स थे USA के, उन्होंने ये कहा गया था कि जो वर्ल्ड है वो लर्न करती है डिसआर्मेंट्स नॉट ऑप्शनल बट अ सर्वाइवल नेसेसिटी। अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करें, तो उसमें ये कहा गया था पीस जो है थ्रेड बाय आर्म्स रेस बाय आइडियोलॉजी डिफरेंस। उसके बाद हम बात कर रहे हैं USSR के जो थे माइकल, तो उन्होंने ये कहा गया था कि वी नीड्स आर्म्स कंट्रोल नॉट अ टेक्टिकल एडवांटेज बट सर्वाइवल ह्यूमनिटी। अगर बैन की मून की बात करें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो इसमें ये कहा गया था
तो इसमें ये कहा था, ये को थे सिक्योरिटी जनरल थे, इसकी बात हुई थी। इसमें डिसआर्मेंट्स पाथ ऑफ सफर्स मोर्स प्रोशन फ्यूचर की बात है। अगर चैलेंज की बात करें, इसमें सबसे पहले ये था कि लेक ऑफ ट्रस्ट की बात हो रही थी अमंग नेशन की, जैसे यूएसए, चाइना और रशिया की रिवाइवरी थी। उसके बाद करें टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट, जिसमें एआई की बात हो रही थी। उसके बाद ओल्ड ट्रीटीज वगैरह की, उसके बाद वीटो पावर के डेडलॉक वगैरह आ जाता है, फिर से सेलेक्टिव की बात हो रही थी। अगर उसके बाद हम बात करें को डिसआर्मेंट्स आर्म कंट्रोल जो है 10+2 के बारे में, मतलब कैसे चीज़ें आ सकती हैं, तो उसमें आप ये कह सकते हैं सबसे पहले हेंस मैग्नेटो की बात हो रही है, जिसमें आइडियोलॉजी का ड्रीम्स की बात हो रही है, जिसमें नेशन ऑलवेज सीक्स पावर टू सर्वाइव। इसमें अगर की कोटेशन की बात करें, पॉलिटिकल पावर विल ऑलवेज शेडोज डिसआर्मेंट्स कॉन्फ्रेंस। अगर उसके बात करें कि एग्जाम के एंगल की बात करें तो कैसे आ सकते हैं, उसमें ये कहा गया था मैग्नेटो जो बिलीव करते बैलेंस ऑफ पावर इज मोर रियलिस्टिक देन टोटल डिसआर्मेंट। इसमें ये कहा गया था, शॉर्ट ट्रिक्स की बात हम करें तो इसमें ये कहा गया था मैग्नेटो का रूल्स पावर्स पर फोकस, डिसआर्मेंट्स बस एक स्कूल के मॉरल स्टोरी है। अगर उसके बाद हम बात करें कैंट्स की बात करें तो इसमें ये कहा गया था न्यू रियलिज्म की बात हो रही थी, जिसमें डिसआर्मेंट्स फेल हुआ था। इंटरनेशनल सिस्टम एनर्जी सबको मजबूर करती है सेल्फ हेल्प करने पे। उसके बाद आप बात कर सकते हैं न्यूक्लियर व्यू पॉइंट्स की। इसमें यह कहा गया था कि मोर मे बी बेटर कंट्रोल्ड न्यूक्लियर प्रोफेशनल ब्रिंग्स बैलेंस कंट्रोवर्सिव व्यूज। अगर से बात करें कि हम बात कर सकते हैं अगर एग्जाम के रिलेटेड JKPSC 10+2 के एंगल से, इसमें ये कह सकते हैं क्वेश्चन ये आ सकता है कि वर्ड्स के अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक कॉन्स्टेंट डिसआर्मेंट को लिमिट करती है या नहीं करती। ठीक है, तो हम शेयरट्रिक्स की बात करें, विल्स का डांस, स्ट्रक्चर का डिपेंडेंसी, उसके बाद आर्म्स रेस का सिस्टम कंप्लीट। अगर उसके बाद हम बात कर रहे हैं हेनरी बुल की बात करें, इसमें ये इनका व्यू ये था कि डिसआर्मेंट जो है पॉसिबल ओनली व्हेन स्टेट्स एग्री इन इंटरनेशनल सिक्योरिटी नॉर्म्स ऑर्डर पीस। इसमें ये एक डिफ्रेंशिएट किया था इंटरनेशनल ऑर्डर रूल्स नॉर्म्स फ्रॉम एक्चुअल पीस। अगर हम बात कर रहे हैं 10+2 के एग्जाम की, तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि बुल के अकॉर्डिंग आर्म कंट्रोल के टूल मेंटेन इंटरनेशनल ऑर्डर करता है या नहीं करता यूनिवर्सल पीस। उसमें आप ये कह सकते हैं कि बुल का बाज ऑर्डर इज प्रैक्टिकल पीस आइडियलिस्ट की बात हो रही है। अगर उसके बाद करें जॉन्स की बात करें, ये ऑफेंसिव रियलिज्म की बात करें, इनका व्यू यही था कि पॉलिटिकल स्टेट जो है वो क्या नेवर विलिंग डिसआर्म, दे मैक्सिमाइज पावर एट एवरी अपॉर्चुनिटी, ही इज क्रिटिकल डिसआर्मेंट थ्योरीज, सी आर्म्स कंट्रोल टेम्परेरी स्ट्रेटजी। अगर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, जॉन ये कहा था पावर का ग्रैप्स डिसआर्मेंट में सिर्फ स्ट्रेटजी पास है। उसके बाद हम बात करें थॉमस की बात हम करें व्यूज कंट्रोल की बात करें, तो ये रिड्यूस कर रहा था मिसकोलेशन एंड एक्सीडेंट वार। इसमें ये कहा थ्योरीज की बात करें डिटेंस स्टेबिलिटी, जिसमें लेसर वेपन्स की बात हो रही है, जिसमें कांग्रेशन प्रिवेंट की बात हो रही है। ठीक, उसके बाद रिचर्ड की आप देख सकते हैं, इसमें ये कहा थे आर्म कंट्रोल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग्स। उसके बाद मेजर किया था कि की कंसेप्ट की बात ये थी कि आर्म कंट्रोल कैसे किया है, पॉलिटिकल अबाउट पॉलिटिक्स इट अबाउट्स वेपन्स। और फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कोफी अनन जो थे, उनमें ये कहा गया था व्यूज इनका ये था डिसआर्मेंट जो है नॉट चैरिटी इट्स एसेंट फॉर ग्लोबल सर्वाइवल। अगर की कोटेशन की बात करें तो उसमें ये था कहा गया था कि द वर्ल्ड इज अवर्स आर्म्स पीस इज अंडर फंडेड। अगर रेलिवेंस की बात करें तो इसमें ये कहा गया था अनन जो स्ट्रेस थे मल्टीलेटरल ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिसआर्मेंट। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें अनन का अपील, उसके बाद पीस पे पैसा लगाओ, गन पे ब्रेक लगाओ। अगर उसके बाद हम बात करें मिकाइल की जो यूएसएस के लीडर थे, रिफॉर्मर थे, उसका अगर हम उसका व्यू ऑफ पॉइंट की बात करें तो उसने ये कहा गया था कि डिसआर्मेंट जो है विद हिज पॉलिटिकल स्ट्रेटजी टू रिड्यूस कोल्ड वार टेंशन। अगर आईएनएफ ट्रीटी की बात करें तो इन्होंने ये कहा था मेजर्स जो प्रेशर थे, आईएनएफ ट्रीटी जो थी 1987 हुई थी, किसके साथ, यूएसए के साथ हुई थी। अगर एग्जाम के रिलेटेड हम बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं कि न्यू थिंक की फॉरेन पॉलिसी फोकस कर रही थी आर्म्स कंट्रोल ग्लोबल सर्वाइवल नीड्स। तो अगर क्वेश्चन ये आ सकता है कि हु सैड डिसआर्मेंट्स अवर शेडो बाय पावर्स पॉलिटिक्स, तो इसमें ये था हम कह सकते हैं वर्ल्ड्स मैग्नेटो हेनरी बुल्स। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर बी हो सकता है। अगर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये कहा कि वर्ल्ड्स न्यूक्लियर पॉलिसी जो व्यूड हो रही थी टर्म्स एज कर रही थी, उसमें आंसर किसका हो सकता है, तो ऑप्शन ये हो सकते हैं कि मिनिमम डिटेंस स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी मोर बेटर डिसआर्मेंट। तो इसमें आंसर जो था वो सी था। उसके बाद इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ की बात करें तो ये था कि इंटरनेशनल सोसाइटी की नीड ऑर्डर्स नॉट यूटोपिया पीस, किसने कहा था, इसमें जो था बुल ने कहा था। तो विच
थिंकर्स लिंक्ड डिसआर्ममेंट्स विद पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस, इसमें वेल्स था, जॉर्ज स्मोक थे, उसके बाद जॉन थे, और लास्ट में सिंची। तो जो आंसर था वो कौन सा था? जॉर्ज थे। और जो हमारा लास्ट जो सब यूनिट है, यूनिट थर्ड का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, इसमें कोल्ड वार फेसिस और डिटेंस, नॉन डिटेंस, न्यूक्लियर डिटेंशन, MAD, इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम कोल्ड वार बारे के में बात करते हैं। कोल्ड वार के कैसे स्टार्ट हुआ, इसका हम ईयर कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये कहते हैं यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं कि ग्लोबल पावर्स 1947 में यूनाइटेड नेशन जो था एस्टेब्लिश हुआ था, जिसका काम ये था कि ग्लोबल पीस को न्याय जो थे वो प्लेटफॉर्म रखा हुआ था, क्या करना है, मतलब पीसफुल रखने के लिए। 1945 में जो था कि क्या है, हिरोशिमा में जो जापान की 2 स्टेट्स हैं वहाँ पे अटैक किया था USA ने, जिसमें न्यूक्लियर की शुरुआत हो गई थी। ठीक, फिर उसके बाद हम बात कर सकते हैं 1946 में हम बात कर सकते हैं कि नर्बिंग्स एंड टोक्यो वार क्राइम्स जो थे ट्रायल बिगन हुए थे। अगर इसकी बात करें, वर्ल्ड वार का क्रिमिनल का जस्टिस मिला। 1947 की बात करें तो इसमें ये था कि टर्मेंसी डोक्लाइन से अनाउंस हुआ था, जिसमें US ने बोला था कि कम्युनिज्म को रोकना ड्यूटी है। उसके बाद 1947 की बात करते हैं, मार्शल प्लान इंट्रोड्यूस हुआ था, यूरोप ने इकोनॉमिक रिकवरी का एक अमेरिका प्लान बनाया था। अगर उसके बात करें 1948 से 1949 में, इसमें बर्लिन ब्लॉकेड था, एयरलिफ्ट था, इसमें USA ने एयरलिफ्ट करके USA को डिप्लोमेट डिफीट किया दिया। अगर उसके बाद हम कह सकते हैं 1949 में तो USA से फर्स्ट एटॉमिक बम टेस्ट किया था, जिसमें हम कह सकते हैं USSR ने फर्स्ट एटॉमिक बम टेस्ट किया था, जिसमें सुपर पावर्स कंपटीशन और इंटेंस हो गए थे। और 1949 में तो चाइना कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था, जिसमें चाइना ने कम्युनिस्ट अपना लिया था USSR को स्ट्रॉन्ग ले ले। 1950 से लेकर 1953 तक कोरियन वार हुआ था, जिसमें कोल्ड वार का पहला मिलिटेंसी क्लैश हुआ था। ठीक है, ये आप याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कोल्ड वार का पहला जो मिलिट्री क्लैश होता है नॉर्थ वर्सेस साउथ कोरिया में होता है। उसके बाद हम कह सकते हैं 1955 से लेकर 75 तक वियतनाम जो वार हुई थी, इसमें ये कहा गया था US से लॉन्गेस्ट वार हुई थी, जिसमें कोल्ड वार की प्रोक्सी किया था। उसके बाद 1956 में जो था सोवियत इन्वेशन ऑफ हंगरी की बात हुई, जिसमें USA ने रिवॉल्ट किया था, क्रैश करके अपनी डोमिनेंस दिखाई थी। 1973 में ऑयल क्राइसिस हुआ था, जिसमें बात करते हैं OPEC, इसमें कहा गया था ग्लोबल इकोनॉमी को पेट्रोल के डोमिनेंस को हिलाकर रखा था। हाँ, उसके बाद हम कह सकते हैं 1973 में जो था चाइना इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात हो रही थी, जिसमें ये कहा था कि जो मार्केट इकोनॉमी की तरफ कदम बढ़ाया था। इसमें 1979 में इस्लामिक रिवोल्यूशन आया था ईरान में, उसमें US ने अलीज को हटाकर ईरान को एंटी US पाथ चुना था। उसमें हम बात कर सकते हैं 1979 में USSR इन्वेंशन हुआ था अफगानिस्तान में, जिसमें कोल्ड वार का सोवियत वियतनाम के साथ USSR कर दिया गया था। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं 1980 से लेकर 1988 में ईरान इराक वार हुआ था, जिसमें गोल्फ और रीजन की पावर स्ट्रगल की बात है। 1985 में जो था कि बिकम जो था गोर्बेचोव जो था सोवियत लीडर बने थे, जिसकी बात हो रही थी रिफॉर्म्स का स्टार्ट हुए थे। 1989 में जो था बर्लिन वार हुई थी, जिसमें बात कर सकते हैं फॉल हुआ था, इसमें कोल्ड वार सिंबॉलिक बैरियर कोलैप्स हो गया था। 1990 में ये कह सकते हैं SCE जो कॉन्फ्रेंस डिक्लेयर हुई थी, कोल्ड वार ऑफिशियली ओवर। इसमें ये कहा गया था यूरोप जो थे इकोनॉमियंस पीस जो थे ऑर्डर फॉर्मल बिगिनिंग थे। 1991 में कह सकते हैं कोलैप्स हुआ था सोवियत यूनियन का, USSR जो थी पावर स्टोरी एंड हो गई थी और USA बन गया था सुपर पावर। अगर हम बात करें आफ्टर 1991 के बाद, जैसे LPG आया तो उसके बाद क्या हुआ था, 1991 की बात करें गल्फ वार ऑपरेशन हुआ था, डेजर्ट स्टॉर्म हुआ था, जिसमें USA ने इराक को कुवैत से निकाल दिया था और यूनिपोलर पावर शो की थी। उसके बाद हम कह सकते हैं 1992 की बात हो रही है, यूगोस्लेविया सिविल वार से स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम कह सकें एथनिकल कन्फ्लिक्ट जेनोसाइड वगैरह हुए थे। उसके बाद 1993 में जो था यूरोपियन यूनियन जो क्रिएट हुआ था, जिसमें यूरोप ने इकोनॉमिक्स और पॉलिसी को यूनिटी की तरफ बड़ा कदम बढ़ाया था। 1994 की बात करें, रिवेंडर जेनोसाइड हुआ था, जिसमें वर्ल्ड ने मास किलिंग देखकर ह्यूमन के राइट को फैला देखा था। 1994 की बात करें, उसमें हम ये कह सकते हैं एंड ऑफ अप्रीहेड इन साउथ अफ्रीका, नेशनल मंडेला को विक्ट्री मिली थी, जिसमें रेसिकल इक्वलिटी का स्टैब्लिश हुआ था। 1996 में जो था तालिबान ने कैप्चर किया था कबूल अफगानिस्तान, जिसमें रीजनल इंस्टेबिलिटी ने नया फेज शुरू किया था। अगर उसके बाद हम बात करें 1997 की बात करें, 98 एशियन का हुआ था
फाइनेंशियल क्राइसिस में एशिया ने इमरजेंसी इकोनॉमिक्स शॉक लगाया था। इसके बाद हम कहते हैं 1999 में जो से क्वेश्चन वार हुई थी नेटो के, जिसमें एथनिक क्लीनर्जी के खिलाफ नेटो ने मिलिट्री एक्शन लिया था। 2001 में हुआ था जो हुआ था यूएसए में 9/11 अटैक हुआ था, उसकी हम बात कर सकते हैं। ग्लोबल्स वार जो थी टेरर के ट्रिगर हुआ था, उसके हम बात कर सकते हैं। यूएसए लेड इन्वेशन अफगानिस्तान, इसमें अलकायदा ने मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया था। उसके 2002-3 में जो था यूएसए इन्वेशन ऑफ इराक हुआ था, जिससे सद्दाम हुसैन को हटाकर यूएसए ने कंट्रीब्यूशन वार की थी। 2008 में जो था रशिया जॉर्ज वार थे, रशिया ने असेट फॉरेन पॉलिसी ने फेस दिया था, दिखाया था। और 2008 में जो था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उसमें ये था कि लहमान ब्रदर्स जो क्लैप्स हुए थे, दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम जो शेक हो गया था। तो उसके बाद हम बात कर सकते हैं जो कोल्ड वार थी वो क्या थी, यूएन वो कैसे, आप ये शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह याद कर सकते हैं। अगर उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें डिटेंट और नॉन डिटेंट की बात करें तो ये क्या है, इसका सबसे पहले ये जो डिटेंट की बात करें, रिलैक्सेशन ऑफ कोल्ड वार टेंशन थ्रू डिप्लोमेसी, आर्म्स कंट्रोल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। अगर की ट्रीटी की बात करें, साल्ट जो हुई थी फर्स्ट हुई थी 1972 में, उसके बाद हेल्सिंकी अकॉर्ड हुआ था 1975 में। अगर उसके बाद नॉन डिटेंस की बात करें, इसमें सेकंड वेव जो है पीसफुल रिलेशन हुआ था, गोरबेचेव हुआ था, इसमें फोकस किया था म्यूचुअल डिसआर्ममेंट रिफॉर्म की बात करें। अगर इसकी ट्रीटीज़ की बात करें, आईएनएफ को ट्रीटीज़ हुए थे 1987 में, स्टार्ट टाक हुई थी, बर्लिन वार फॉल हुआ था 1989 में। तो हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, फर्स्ट डिटेंस जो थे किसली के डिप्लोमेसी हुआ था, और जो थे न्यू डिटेंस हुआ था वो गोरबचेव के रिफॉर्म की लेगेंसी हुआ था। अगर उसके बाद हम बात करें डिटेंस और नो डिटेंस की क्रोनोलॉजी की बात करें, तो जो फर्स्ट हुआ था वो 1955 समिट में हुआ था। उसमें ये कहा गया था कि नाम ही इतने मुश्किल है, चढ़ते ही नहीं ज़ुबान पे। तो इसमें ये कहा गया था कुर्चेव जो थे अश पावर के शुरुआती पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात, लेकिन कोल्ड वार ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर मेजर डिटेंस फेज की बात करें 1969 से 1979 की बात करें, इसमें निक्सन की डिप्लोमेसी साल्ट फर्स्ट 1972 में, उसके बाद हेल्सिंकी अकॉर्ड हुआ था 1975 में, जिसमें आर्म कंट्रोल और डायलॉग्स की बात हो रही है। डिटेंस कोलैप्स की बात करें, नो डिटेंस की बात हो रही है। इसमें 1979 में सोवियत इन्वेशन ऑफ अफगानिस्तान हुआ था, इसमें कोल्ड वार रिवाइव हुआ था, यूएसए ने आर्म्स बुल्ड वगैरह किए थे। उसके बाद नॉन की बात करें, सेकंड वेव की 1985 से लेकर 1991 में हो रही थी, इसमें आईएनएफ ट्रीटीज और बर्लिन वार हुआ था 1989 में। उसके बाद हम नॉन्स की बात करें तो इसमें 1979 की हमने बात कर ली, 1980 की बात करी, उसके 1983, उसके बाद कोल्ड वार प्रॉक्सी की बात हुई, इसमें सेंट्रल अमेरिका वगैरह जो थे, एथोपिया वगैरह कोल्ड वार कंटिन्यूज हुए थे। अगर इसके बाद हम बात करें कि थिंकर्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले जो था हेनरी की बात हो रही है, जिसकी इनकी आर्टिकल्स जो यूएन डिस्टेंस पॉलिसी इन्होंने कहा था मैनेजिंग रिवाइवली नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट्स। इसमें कर राइमोड अरोन की बात करें, ये रियलिस्ट लिबरल थे, इन्होंने बात की थी कि वर्क्स व्हेन बोथ साइड्स हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ लिमिट्स बैलेंस ऑफ पावर्स। उसके बाद न्यू थिंकर जो थे वो गोर्बचेव थे, उन्होंने ये कहा गया था कि नीड स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, ग्लासनोस्ट। उसके बाद आर्म्स रिडक्शन की बात करें तो जॉन की बात करें, ये ऑफेंसिव रियलिज्म थे, इन्होंने ये कहा गया था कि डिटेंस एक पॉज है नॉट पीसफुल ग्रेट पावर टू वेट मैक्सिमाइज पावर्स अगेंस्ट स्पीकेंट्स की बात करें, ये स्ट्रक्चर रियलिज्म की बात हो रही है, जिसमें सिस्टम्स एनर्जी फोर्स करता है इनटू रियलिटीज, इसमें डिटेंस सिचुएशन नॉट परमानेंट की बात हो रही है। ठीक, अगर इंपॉर्टेंस थ्योरीज की बात करें, इंपॉर्टेंस बुक से सबसे पहले डिप्लोमेसी जो थी वो किसने लिखी थी, हेनरी किसिंगर की बात करी, जिसमें उन्होंने वो कोल्ड वार में डिटेंस का स्ट्रेटेजिक गेम एक्सप्लेन करते हैं। कोल्ड वार जो न्यू हिस्ट्री जो थी उसमें जॉन लेविस की बात हो रही है। उसके बाद ये था कोल्ड वार डिटेंस फेज जो थे ग्लोबल पावर शिफ्ट सिंप्लीफाई करते थे। उसके बाद ये था कि जो इनकी नेक्स्ट जो थे वो कौन से, ब्रिस्टोकिया न्यू थिंकर्स फॉर आवर कंट्रीज द वर्ल्ड, इसमें ये कहा गया था कि जो बुक्स थी वो कौन सी, प्रोटेक्शन न्यू थिंकिंग ऑफ अवर कंट्री द वर्ल्ड, इसमें लिखा था मिकालिक, इसमें यूएसए ने डिटेंस पॉलिसी को रिफॉर्म थ्रू दिखाते हैं। अगर नेक्स्ट बुक की बात करें, स्ट्रेटेजी ऑफ द ग्रेट पावर की बात करें, इसमें जॉन की बात रही, जो डिटेंस जो था टेम्परेरी की बात हो रही, मैक्सिमाइज की बात करें, न्यू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, इसमें इंटरनेशनल सिस्टम एनर्जी की तो अनस्टेबल बनाती है।
अगर उसके बाद न्यू फैक्ट्स की हम बात करें, सबसे पहले ये है कि यूएसए चाइना स्ट्रेटेजी जो थी कंपटीशन कर रही थी मैनेजमेंट रिवाइवल। इसमें ये कहा गया था कि डिटेंस जैसी सिचुएशन वेयर इकोनॉमी इंटरवेंस कंट्रोल डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, उसमें रशिया आर्म्स की बात हो रही है, जिसमें रशिया यूएस आर्म्स टॉक्स स्टार्ट रिवाइव्स। इसमें ये कहा न्यू स्ट्रेटेजी आर्म रिडक्शन हुई थी, जिसमें स्टार्ट कोल्ड वार नेगोशिएशन हो रहा था, जिसमें इंडिया चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें डिस्पाइट लैंड क्रैशेस बोथ साइड्स मैनेज रिवाइवली डिप्लोमेसी में नीड डिटेंस इफेक्ट्स। इसमें क्वाड और एससीओ की बात रही, डिप्लोमेसी बैलेंस ऑफ पावर अलायंस पेंशन की छोटी डिटेंस अटेम्प्ट चल रही थी। उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड आप देख सकते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया था कि हु इज अर्च डिटेंस पॉलिसी, इसमें आप आंसर देख सकते हैं या अपने हिसाब से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद हम न्यूक्लियर डिटेंस की बात करें, तो इसमें ये कहा गया था डिटेंस का मतलब ये था कि जब एक देश दूसरे देश को अटैक करने से रोकता है तो अपनी न्यूक्लियर पावर दिखाता है, ठीक है। उसके बाद मिनिमम डिटेंस की बात करें, बस इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि जितने दूसरे को अटैक करने से रोक सके। एग्जाम्पल की बात करें, इंडिया नो फर्स्ट यूज़ की बात, उसके मैसिव की डिटेंशन की बात करें, अगर अटैक हुआ तो पूरा न्यूक्लियर रिस्पांस मिलेगा। एग्जाम्पल यूएसए की बात हो रही है। उसके बाद फ्लेक्सिबल की बात करें, रिस्पॉन्सिबल की बात हो रही है, जिसमें सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल स्ट्रेटेजी कभी लिमिटेड कभी फुल स्केल एक्सटेंशन की बात करें, अपनी अलायंस को न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड करना, जैसे यूएसए प्रोटेक्शन, जापान, यूएस, साउथ कोरिया और अलायंस की बात हो रही है, ठीक। उसके बाद हम बात करें म्यूचुअल एसेट डिस्टेंशन की बात करें, एमएडी, अगर दोनों सुपर पावर न्यूक्लियर वार स्टार्ट करेंगे तो दोनों ही टोटल डिस्ट्रक्शन हो सकता है। इसमें कई एजम्पशन की बात कर रहे थे, नो कैन न्यूक्लियर वार सो फेयर टोटल नेशन इंश्योर पीस। इसमें लिंक्ड की बात करें, डिटेंस स्टेबिलिटी थ्योरी, इसमें थॉमस की बात हो रही है, बैलेंस ऑफ टेरर की। और एग्जाम्पल की बात आप कह सकते हैं क्यूब जो थी क्यूबल मिसाइल क्राइसिस वो 1962 में, जिसमें मेडिको प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेट दोनों साइड जो थी को रोक रखा था। तो थिंकर्स की आप बात कर सकते हैं, इसमें जो थे हरमन जो थे कल, इसमें जो ये कहा गया था कि इसमें वर्ल्ड गेनिंग में सिनेरियो जो था न्यूक्लियर बट एम्ड टू प्रिवेंट इट। और उसके बाद हम बात कर सकते हैं थॉमस की बात हुई, जिसमें डिटेंसिव वर्क बाय एलिमिनेटेड वार्स बट मेकिंग इट इरिटेशन। उसके बाद हम बात करें हेनरी कैंसन की बात हो रही है, उस कैंसवेल्ड की, बस उसके बाद जॉन की। ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, इसमें क्या कहा गया था, ग्लोबल क्राइसिस जो थे वो बेस्ट एग्जांपल ऑफ किसके थे, तो ये थे किसके, एमएडी। उसके बाद विच लीडर एसोसिएटेड विद न्यू डिटेंस फेस, इसमें ये था कि जॉन गल्बेच। उसके बाद बात करते हैं हु कॉन्सेप्ट डिटेंस स्टेबिलिटी थ्रू गेम थ्योरी, उसमें जो था कौन से सेचलिंग थे। और जो साल्ट ट्रीटी जी थी वो गोल्ड वार फेज के टाइम वो किसके होती, डिटेंस फेज के ऊपर हुई थी, ठीक। तो उसके बाद ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कोल्ड वार्स और न्यू डिटेंस, और उसके बाद एमएडी की मीनिंग की बात करते हैं जो हमने पढ़ा, तो उसमें ये कह सकते हैं सबसे पहले जो है मीनिंग की बात करें, कोल्ड वार की बात करें, आइडियोलॉजी थी वो क्या थी, मिलिटेंसी पॉलिटिकल रिवाइवल्स की बिटवीन यूएसए एंड यूएसआर। डिटेंस की बात करें, फेस ऑफ टेंशन रिलैक्सेशन थ्रू डिप्लोमेसी, आर्म्स कंट्रोल की बात हो रही है। और सेकंड की बात करें, न्यू डिटेंस की बात करें, न्यू सेकंड फेज डिटेंस ड्यूरिंग गोर्बेचेव एरा विद रिफॉर्म डिसआर्ममेंट्स। उसके बाद न्यूक्लियर डिटेंस की बात करें, स्ट्रेटेजी टू प्रिवेंट बाय थ्रेटिंग अनएक्सेप्टेड डैमेज एंड टेंशन रोक का न्यूक देखे। उसके बाद डॉक्ट्राइन्स की बात करें, वेयर बोथ साइड हैव इनफ न्यूक्स टू डिस्ट्रॉय ईच अदर सो नो वन डेयर टू अटैक। अगर टाइम पीरियड्स की बात करें तो 1947 टू 1991, 1969 से लेकर 1979, 1985 से लेकर 1981। इसमें ये कहा गया डेवलप ड्यूरिंग वर्ल्ड वार कंटिन्यूस मॉडर्न डिक्टेंस, इसमें फॉली कंसेप्शन 1960 से विद कोल्ड वार। अगर मेन प्लेयर की बात करें तो यूएसएसआर बाइपोलर, इसमें यूएसए और उसके बाद न्यूक्लियर किसिंग यूएसएसआर की बात हो रही है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यूएसएसआर और यूएसए की बात हो रही है, जिसमें आप गर्बेचेव की बात हो रही है। इसके बाद ऑल न्यूक्लियर जो थे आर्म्स यूएसए और यूएसएआर, जिसमें चाइना इंडिया एक्स्ट्रा आ रहे थे। इसमें जो प्राइमरी यूएसएआर थे, लेकिन लेटर जो ग्लोबली अमॉन्ग्स न्यूक्लियर पावर्स। अगर की फीचर की आप बात करें तो इसमें ये था आर्म्स रेस की बात करें, इसमें ये था प्रॉक्सी वार्स, जिसमें आइडियोलॉजी प्रोपेगेंडा की बात हो रही है। थर्ड फर्स्ट की अगर बात करें, इसमें ये था अकॉर्ड कंट्रोल कंपटीशन पीस को एक्सटेंस इफेक्ट।
तो उसमें INF जो थी वो क्या करते, ग्रॉस नोड थे, इसमें जो थे वो क्या करें, रिडक्शन आइडियोलॉजी और होस्ट। अगर न्यूक्लियर डिटेंस की बात करें, न्यूक्लियर वेपन जो थे वो कहा गया था कि फिजियोलॉजी इम्पैक्ट अटैक करना से पहले सोचना पड़ेगा। उसके एमिड की बात करें तो उसमें यह था कि टोटल डिस्ट्रक्शन जो थी वो गारंटी थी ऑफ न्यूक्लियर वार स्टेट्स, इसलिए अटैक कोई नहीं करेगा। अगर उसके बाद हम बात करें फेलियर की बात करें, अगर फेलियर की रीज़न की बात करें उसमें कांस्टेंट पावर स्ट्रेटजी, नो म्यूचुअल ट्रस्ट, इसमें USA आर्चा अफगानिस्तान 1979 ब्रोक डिफेंस एफर्ट्स, इसमें इंटरनल USA का कोलैप्स हुआ था, एंडेड इन न्यू डिफेंस कोल्ड वार एंड हुआ था। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि कैन फेल्स वन साइड मिसकैलकुलेट और डब्ट्स क्रिएटेड रिटर्न्स, उसके बाद रिस्क एक्सीडेंट वार ड्यू टू मिसकैलकुलेशन म्यूचुअल फेयर डिस्ट्रक्शन। अगर कोर आइडियोलॉजी की बात करें, इसमें सुपर पावर का दंगा था, इसमें दोस्ती नहीं लड़ाई का फेज पेपाल था, इसमें रिवाइवरी रिफॉर्म की बात हो रही, अगर अटैक हुआ तो तुम भी खत्म हो गए। तो न्यूक्लियर वार में ये कहा गया था कि शुरू होते ही दोनों का था एंड, सबको पता है इसलिए कोई शुरू नहीं करता। उसके बाद हम बात करें थिंकर्स की बात करें, जो केंट्स जॉन्स कैनन की बात हो रही है, जिसमें कंट्रीब्यूट और मैग्नेटो के रियलिज्म की, हेनरी कैंशन के डिटेंस की स्ट्रेटेजी, रियल मोडोर आरन्स और रियलिस्ट लिबरलिज्म। अगर उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, इसमें गल्बस्टेव थे, कस्टनर्ड थे, उसके बाद जॉन लेविस थे, गडेस वार थे, इसमें कैंट्स थे, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, थॉमस की बात हो रही है और सेचली की बात हो रही है, डिटेंस थ्योरी। उसमें हरमन की बात हो रही है जिसमें सिनेरियो वगैरह, फिर उसके बाद आप बात कर सकते हैं रॉबर्ट वगैरह, फिर उसके बाद म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन लॉजिक। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की आप बात कर सकते हैं, ये शॉर्ट पावर कोल्ड पावर शो था, इसमें डिटेंस पावर पॉज था, इसमें न्यू डिटेंस रिफॉर्म विद पीसफुल होप्स, इसमें डिटेंस दिखाओ ताकत रोको अटैक्स, फिर उसके बाद तुम मरोगे तो हम भी लेके डूबेंगे, इसलिए सबको शांति रखनी पड़ेगी। अगर उसके बाद सिंबॉलिक की बात करें, इसमें यह था कि बर्लिन ब्लॉक होल्ड था, कोरियन वार, वियतनाम वार के, इसमें सॉल्ट फर्स्ट जो थी उस ट्रीटी की बात हो रही है, INF जो 1987 में बर्लिन वॉल फार हुआ था, 1989 में क्यूबल मिसाइल क्राइसिस, बोथ साइड डिटेंस मोड पर हो गया था। उसके बाद ये था कोल्ड वार बैलेंस, बोथ USA एंड USSR सेकंड स्ट्राइक कैपेसिटी, नो वन क्रेडिट्स अटैक्ड। तो उसके बाद आप ये कह सकते हैं कोल्ड वार जो था 1947 से लेकर 1991 में, जिसमें सुपर पावर का दंगा था, ठीक है। उसके बाद डिटेंस की बात करें 1969 से लेकर 1979, जब दुश्मन दोस्त करने बैठ गए थे। उसका नॉन डिटेंस की बात हो रही है, इसमें 1979 से लेकर 1985 में, जिसमें क्या था कि जब डिटेंस का मूड ख़राब हो गया था। उसके बाद नॉन डिटेंस की बात करें तो ये 1985 से लेकर 1991 से, जिसमें गुलबस्ट ने गेम चेंज किया था, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि कैसे उसने मतलब काम किया था। जैसे INF हो गया था, बर्लिन फॉल वार को थे, कोल्ड वार का सेक्शन हो गया था। उसके बाद लास्ट की बात करें न्यूक्लियर डिटेंस की बात है, जिसमें जंग का नुकसान दिखाकर पीस बनाना। उसके बाद मैड था, उसमें ये कहा गया था कि कैसे मतलब उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैड एक डॉक्ट्रिन था जिसमें बोथ साइड से दे पावर म्यूचुअली डिस्ट्रॉय द ईच अदर्स, इट इज़ नॉट पीस बट कंपल्सरी। मैड जो था वो सुसाइडल ऑप्शन था, इसलिए अटैक कोई नहीं करता था। शॉर्ट ट्रिक्स मैड दोनों मरे तो किसी की जीत नहीं। तो इसमें ये कहा था मैड जो था वो ये था कि अगर एक न्यूक्लियर अटैक करेगा दूसरा भी करेगा, इसलिए कि दोनों में से किसी का ये चीज़ नहीं हो सकती। तो अगर इसमें ये आप कह सकते हैं कि मैट का यही था ना कि अगर कोई बंदा अटैक करेगा तो उसमें ज़्यादा चीज़ हो सकती है। तो आज की क्लास में इतना ही था। आप मुझे बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी, तो इसमें आप अच्छे से पढ़ें। तो नेक्स्ट जो 4th यूनिट होगा हम कल उसको अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस, थैंक यू।